धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे, अपना पसीना बहाने वाले भाई रे, उठ तेरी मेहनत को लूटे कसाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे। दिल को ठिकाने ये सड़कें ये इंजन, फिर सब में तेरी ही मेहनत की धड़कन, तेरे ही हाथों ने दुनिया बनाई, तूने ही भर पेट रोटी न खाई, हंसी तेरे होठों की किसने चुराई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे। बेकारे खानों में, कोयला खदानों में, रेत खलियानों में, सोने की खानों में, बहता है तेरा ही खून पसीना, जालिम लुटेरों का पत्थर का सीना, सेठों के ही पेटों में तेरी कमाई रे, सेठों के ही पेटों में तेरी कमाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे। धरती भी तेरी है, अंबर भी तेरा, तुझको ही लाना है अपना सवेरा, तू ही अंधेरों में सूरज है भाई, तू ही लड़ेगा सुबह की लड़ाई, तभी सारी दुनिया ये लेगी अंगड़ाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई 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 रे। कोई भी व्यक्ति गांव से शहर की ओर रोजगार के लिए ही आता है। इतिहास जानता है कि गरीबों की बस्तियां वही बस्ती हैं जहां रोजगार के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। दिल्ली की बस्तियां भी कुछ इसी प्रकार बसी हैं। ये तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर बस्ती व्यवस्था में पड़े हैं कि हम लोग खाते कमाते हैं, इतनी ज़्यादा तो किसी के पास नौकरी में कोई पैसा तो है नहीं। आदमी के थोड़ी दूर में काम है उनका, चाय की दुकान अपना करते हैं, हम कोठियों में कर लेते, मतलब सफाई बर्तन कर लेते, या कोई कुछ करता, अपना सारा अपना काम है। सारी औरतें जाती, कोई घर में यहाँ पर रहता है। अब हम लोग तो यही गरीब सोचते, काम करने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, शहर कैसे चलेगा। हम लोग सड़क रोड लो, घर लो, हम लोग सारे मजदूर लग के बनाते हैं, सारी सफाइयाँ मजदूर लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं। मजदूरी नहीं होगा तो फैक्ट्री एरिया में ये जो लोहा बेचारे ढलाते जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटे 8-8 घंटे 2-2 हज़ार में 2500 नौकरी में करते हैं जाके, कौन करेगा। भट्टी के किनारे कौन खड़ा होगा। कैसे चलेगी फैक्ट्री, कैसे चलेगी अगर लेबर नहीं होगी। सब कुछ मशीन को चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए ना, सब चीज़ ऑटोमेटिक है, उसको देखने के लिए भी तो आदमी चाहिए ना। लाइट जाती है, आप जनरेटर चलाएंगे, उसको बंद करने के लिए, चलाने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए ना। कितना भी ऑटोमेटिक हो, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना हर चीज़ का। जितना ये काम करती हैं उतना हम लोगों को आदत बनानी पड़ेगी। ये लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। उनको काम की ज़रूरत है, हमें करवाने की ज़रूरत है। ये तो मतलब एक पार्ट है, रोज़ के हिस्से का हमारा अहम हिस्सा है। तो जैसे सब्जी में घी की ज़रूरत है, सब्जी नहीं बनेगी आपको, कितने दिन आप स्टीम बॉयल खा लेंगे, कुछ तो डालेंगे ना। तो इस तरह इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। ये तो सभी मानते हैं कि मजदूरों के बिना शहर को चलाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मजदूर शहर के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। मजदूरों से काम तो सभी चाहते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए शहर में घर की व्यवस्था के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। यही कारण रहा कि दिल्ली में जब जब विकास कार्यों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी,
तब अन्य राज्यों से हम जैसे मजदूरों को बड़ी संख्या में लाया गया और जब ये निर्माण कार्य खत्म हुए हम लोगों को हमारे हालात पर छोड़ दिया गया। हमारे रहने के लिए घर की जिम्मेदारी ना तो सरकार ने ली ना ही किसी एजेंसी ने ली। हम लोगों का इस्तेमाल नेताओं ने वोट बैंक के रूप में किया। वे हमें पानी, नाली, खड़ंजे जैसी सुविधाएं देने लगे ताकि उनके वोट बैंक बने रहें। यही कारण रहा कि ये छोटी छोटी बस्तियां बड़ी बस्तियों का रूप लेती गईं। दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लिए घर की नीतियां तो बनाई, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार की केवल चाल है गरीबों के सपने से खेलने की। इसलिए 2001 की राष्ट्रीय स्लम नीति आज तक ड्राफ्ट के रूप में ही पड़ी है। राष्ट्रीय स्लम नीति के तहत गरीबों को प्रॉपर्टी राइट का अधिकार था। हर एक बस्ती में जो भी लोग हैं उनको वहीं बसाना था। जो बस्तियां सरकारी ज़मीन पे हैं उनको वहीं बसाना था। उनको उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का मालिकाना हक देना था और ये पति और पत्नी दोनों के नाम होना था। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि ऐसी जितनी भी नीतियां अब तक में अपने देश में बनी हैं जो गरीबों के हित में है, जो गरीबों को उनके शहर में उनको स्पेस देती है, उनको जगह देती है, रहने का अधिकार देती है, ऐसी सभी नीतियों के बारे में सरकार कभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है। अगर आप इसी के संदर्भ में देखेंगे तो फिर जो दिल्ली है, दिल्ली की भी अपनी स्लम नीतियाँ हैं, बल्कि नीतियाँ ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी 3 रणनीतियाँ हैं। पहली रणनीति है पर्यावरण सुधार नीति, दूसरी नीति है इन सीटू जो है उन बस्तियों को बसाया जाता है जिस जमीन की तत्काल सरकार को आवश्यकता नहीं है। तीसरी नीति है इनकी पुनर्वास नीति। पुनर्वास नीति का मतलब है कि अगर सरकार को उस ज़मीन की आवश्यकता पड़े जिस ज़मीन पे बस्ती बसी हुई है तो उस ज़मीन को पुनर्वास नीति के तहत उसका वो रिसेटलमेंट करते हैं। और उसमें इनकी नीति थी पहले 25 गज की, जो 1976 में इन्होंने पहला पुनर्वास दिल्ली में बड़े पैमाने पे किया था, जिसमें करीब 2,40,000 परिवारों को इन्होंने पुनर्वासित किया था 44 मोहल्लों में। 1976 के बाद 1990 में दिल्ली में एक सर्वे किया गया जिसमें 2,60,000 परिवारों का दिल्ली प्रशासन का एक आई कार्ड बनाया गया, जिसे वीपी सिंह का आई कार्ड भी कहते हैं। इस आई कार्ड का मतलब था जिसके पास ये कार्ड होगा उसे पुनर्वास का हक मिलेगा। सन 1000 में झुग्गी टूटा है और मेरे को प्लॉट नहीं मिला है। सारा सबूत के साथ मैं अभी तक बैठी हूँ। मेरे को कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे में बहुत दिक्कत से बैठी हूँ, ना बिजली बत्ती ना कुछ। हमारे बच्चे बहुत परेशानी में हैं। हमारे पास कागज पत्र सारा रखा है, मैं यूँ ही बैठी हूँ। नीतियाँ तो सरकार ने बहुत बनाई, लेकिन इन नीतियों का झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन पर बहुत बदलाव नहीं पड़ा। बवाना एक पुनर्वासित मोहल्ला है। सन 2004 फरवरी-मार्च से इस मोहल्ले की बसावट शुरू हुई। आज तक लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये मोहल्ला दिल्ली की आम आबादी वाले मोहल्लों से, जहाँ पर बस्तियाँ बसा करती थी, वहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। जब लोगों को यहाँ बसाया जाता है, सबसे पहले लोगों का रोजगार खत्म होता है, बच्चों की शिक्षा खत्म हो जाती है। एक तरह से हम देखें तो ये पुनर्वास लोगों को और भी गरीब और मजबूर बना रहा है। पुनर्वास होने से परिवार अपने जीवन से 25 से 30 साल पीछे चला जाता है। बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे उनको पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी करनी पड़ती है। बस्ती टूटने से परिवार के सामाजिक रिश्ते भी टूट जाते हैं। बस्ती का विस्थापन केवल घर ही नहीं तोड़ता, बल्कि लोगों की जिंदगी और सपनों को भी तोड़ देता है, लोगों को और भी ज़्यादा लाचार बनाता है। बहुत सारे लोगों का जो एक सपना था कि शहर में हम आए हैं तो हमारा भी विकास हो, हमारी भी उन्नति हो, हमारे भी परिवार के बच्चे आगे बढ़ें, उनके सपने टूट जाते हैं। वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे सावन पार्क के लोग पिछले करीब 2.5 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। पश्चिम बिहार के लोग बैठे हुए हैं। ये बस्तियाँ जिनके पास वीपी सिंह के आइडेंटिटी कार्ड भी हैं, इनके पास सारे प्रूफ भी हैं, उसके बावजूद आज इनको सरकार पुनर्वास के लिए योग्य नहीं मान रही है और इनको लाके यहाँ पे इन्होंने पटक दिया है।
बच्चों के भविष्य सारा खराब कर दिया लोगों ने। बचा क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। रोजी रोटी के लिए कमाने पता नहीं कहाँ कहाँ भागना पड़ता हम लोगों को। कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। कहा दस घूमते रहा भूखे प्यासे, काम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। चोर बदमाश ऐसे हैं कि दिन दिन लूट ले जाते हैं। रात लाठी को पड़ गया जो भी है, थाली लोटा सब लेके भाग जाते हैं। रात दिन इसकी चिंता में जगो। जिस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल मोटे लोग रहे, प्रधान रहा या नेता रहा, कोई भी रहा, आके तो देखे हम जाने कि हाँ ठीक है भाई यहाँ रह रहे हैं। एक तूफान आता है, ठंडी गर्मी कोई पता नहीं है, बारिश आते थे तो कीड़े सांप अंदर घुसे होते हैं। बच्चों को खाने के लिए सांप दौड़ पड़ते हैं, बिस्तर में घुस जाते सांप को, क्या कर सकते हैं। सरकार जब भी पुनर्वास की बात करती है, पुनर्वास के समय वे गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। चंद अमीर लोगों के शौक पूरा करने के लिए वे गरीबों की बस्तियों को तोड़ देती है। इसका एक उदाहरण हमारे पास शालीमार बाग बीके ब्लॉक की बस्ती के रूप में है, जिसे 2000-2001 में उजाड़ दिया गया और वहाँ आज क्लब बना हुआ है जिसमें अमीर लोग ही जाते हैं। अगर जैसे हमारा वो पे झुग्गी तोड़ी, वहाँ पे कह रहा हूँ ना क्लब बना दिया, क्लब बना दिया। वो क्लब किसी काम का नहीं है। हमारे मजदूरों के जो शहर में सरकार बोलते हैं ना, मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने क्लब बना दिया उसका क्या, हम तो वहाँ पे आसपास भी नहीं जा सकते। वहाँ पे चौकीदार लग रहे हैं, वहाँ पे हटा रहे हैं। अगर हम आसपास वहाँ पे जाएंगे उस जमीन पे जिस पे हम रहे। सरकार ने ना तो नीतियों का ठीक से पालन किया, ना ही दिल्ली मास्टर प्लान में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वह मजदूरों को घर दे पाई। 1986 में जो मास्टर प्लान लागू हुआ उसमें सरकार को 16,20,000 घर बनाने थे, जिसमें से 25% घर उसे शहरी मजदूरों के लिए बनाने थे, जो कि वो आज तक नहीं बना पाई। और आज मास्टर प्लान 2021 में वो इंस्टीट्यूट की बात करती है। 2021 का जो मास्टर प्लान है उसमें ये है कि जो बस्तियां जहां हैं उनको वहीं बसाया जाएगा। ये एक भ्रम जैसा दिखता है। अगर ये सच में इसमें कोई सच्चाई होती तो अब तक सरकार इसकी पूरी योजना बना चुकी होती कि हम किन किन बस्तियों को कहां कहां बसाएंगे, उसमें कितने योग्य परिवार हैं। आज देश को आज़ाद हुए 62 साल होने को हैं, लेकिन नेता आज तक हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर 5 साल में हमारे साथ वादे करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं कि वे हमारे लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, लेकिन वही नेता जब हमारा घर उजड़ने का समय आया तब ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में 800 से ज़्यादा झुग्गी बस्तियाँ, 77 जय कॉलोनियाँ या पुनर्वासित कॉलोनियाँ और 1700 कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जहाँ से इन्हें वोट मिलते हैं, जिनके वोटों से वे सरकार में आते हैं। लेकिन इस शहर की 2/3 जनसंख्या को योजनाबद्ध तरीके से बचाने के लिए ये सोच भी नहीं रहे हैं। दिल्ली स्टेट का जब इलेक्शन था उसके ठीक पहले राजीव रतन आवास योजना की घोषणा की गई। घोषणा करके और अपना जो चुनाव है वो जीता। उसी तरह से ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इस इंस्टीट्यूट योजना की घोषणा की गई है कि जो बस्तियां जहां हैं उनको वहीं बसाया जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक सरकार ने कोई जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए था कि बस्तियों में कितने परिवार हैं, किनको वो योग्य मानती है, किनको मकान मिलेगा, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ शिलान्यास हुआ है। तो बाकी जब तक पूरी योजना नहीं होगी तब तक इनको बसाया नहीं जा सकता। और इसी बीच बस्तियां तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जब बस्तियां रहेंगी नहीं तो इंस्टीट्यूट करेंगे किनका? जब लोग शहर से चले ही जाएंगे तो फिर किनको बसाने की बात करेंगे? जहां डीडीए बस्तियों के लिए इंस्टीट्यूट की बात कर रही है, वहीं दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन में शहरी गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की बात कर रही है। लेकिन मजदूरों को मिल कुछ भी नहीं रहा। योजनाओं के घोषणाओं के मकर जाल में झुग्गी बस्ती में रहने वाले शहरी मजदूर फंसे पड़े हैं। दारू खुला पड़ती है भाई। अब जैसे कई गाड़ी पकड़ी हुई थी इलेक्शन में, इसमें कांग्रेस की पकड़ी गई, बीजेपी की पकड़ी गई, समाजवादी। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं जो पार्टी दारू नहीं पीने वालों के पैसे बच जाते हैं और वोट वालों को वोट मिल जाते हैं। कि क्या हो रहा? कुछ नहीं। जब वोट लेना होता तो भाई साहब हमें वोट दो,
सब हो के एक बार तो वोट देते कि हम आगे क्या करते हैं, पर कुछ भी नहीं करते वो। हम लोग जहाँ की जहाँ वहीं पड़े हैं। वोट देना जी देना, बात तो मुझे बहुत जरूरी करना है कि क्या तुम लोग वोटें लेने आते हो कि जो झोपड़ी वाले इनको देखते भी हो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहुत आते हम झुग्गी बचा लेंगे, टूटने नहीं देंगे। 5 फरवरी 2009 को ओखला की बस्ती न्यू संजय कैंप फेज 2 को हाई कोर्ट के आदेश से उजाड़ दिया गया। कल हम जो है उनके पास गए, नहीं पहले उनके पास गए, राजकुमार चौहान जी के पास गए। उन्होंने बोला बालिया जी के पास जाइए। वहाँ पर गए शीला दीक्षित के ऑफिस में, उन्होंने शीला जी से बात करिए। शीला जी के ऑफिस में गए तो वहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह एड्रेस दिए कि आप सचिवालय जाइए। सचिवालय जा कर के हमने जो है गेट पास बनवाए। पास बनवा के हम अंदर गए। शीला जी की पीओ बैठी थी, उनसे बात हुई। उन्होंने बोला भाई ये बालिया जी कर सकते हो, कुछ हमारे बस की बात नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम सरकार से ये पूछते हैं, अगर कुछ नहीं करती सरकार से, उन्होंने नोटिस जो लगाया है, कहते हैं आप गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि हमें जो क्यों इलेक्शन कार्ड हमें दिए गए, क्यों राशन कार्ड दिए गए, किस लिए दिए गए, सारे अधिकार बिजली पानी ये सारा कुछ सुविधा दे करके, और सरकार इस तरीके से हमें हटा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? हम बालिया जी से कल मिले, बालिया जी ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, PWD का अधिकार है और आपके खिलाफ कोर्ट से सम्मान है ये, और हम इसमें नोटिस के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये पूछते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से अगर हमें ठहराते हैं, हम गैर कानूनी तरीके से रहते थे तो हमें 30 साल यहाँ रहते हुए हो गई, तब से सरकार क्या सो रही थी? क्या उनकी आंखें नहीं खुली थी कि हमें 40-30 साल रहते हुए हो गई, तो हमें क्यों ये सारे दिए गए? क्या VP सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? अगर VP सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनकी बात का उल्लंघन किया जाता, तो हम समझते कोई प्रधानमंत्री नहीं। बुढ़ापा में यही